अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के बीच व्हाइट हाउस के अंदर हलचल मच गई है। खबर है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और अमेरिका के एक बड़े रहनुमा को प्राइवेट पैगाम भेज रहा है। इस पैगाम में कुछ ऐसा लिखा गया है जिसके बाद ट्रंप के सबसे काबिल एतमाद हल्के में इख्तिलाफात पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। ईरान के एक आला ओहदेदार की जानिब से भेजे गए इस पैगाम में ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की हकीकत सामने लाने का दावा किया गया। इसके अलावा इनके इंतहाई करीबी अरबपति दोस्त स्टीव विटकोफ पर भी हैरानकुन इल्जामात लगाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने यह प्राइवेट पैगाम अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस को भेजा है, जिसमें दावा किया गया है कि ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और इनके करीबी दोस्त स्टीव विटकोफ अमन मुज़ाकरात की आड़ में अरबों डॉलर का खेल खेल रहे हैं। ईरान ने बराह रास्त जेडी वेंस से शिकायत की है कि ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और इनके दोस्त स्टीव विटकोफ को इस संजीदा गुफ्तगू से दूर रखा जाए। ईरान का इल्जाम है कि ये दोनों अफराद अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी खुफिया अमन मुज़ाकरात से मुतालिक निहायत हसास और खुफिया मालूमात का इस्तेमाल करते हुए मालियाती मंडियों में हेराफेरी कर रहे हैं। ईरान के एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक इस इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट में हेराफेरी के जरिए इन दोनों ने मुज़ाकरात के दौरान तकरीबन 9 अरब डॉलर यानी तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का भारी मुनाफा कमाया। इतना ही नहीं, ईरान ने एक साल इस मुल्क के जरिए तहरीरी दस्तावेजात भी हवाले किए जिन्हें इस माली हेराफेरी का पुख्ता सबूत करार दिया जा रहा है। हैरानकुन बात यह है कि ईरान ने इस मुनाफे में से अपने लिए भी हिस्सा मांग लिया है। ईरान ने तहरीरी तौर पर मुतालबा किया है कि इस मुबैना 9 अरब डॉलर के मुनाफे में से 4.5 अरब डॉलर ईरानी फरीक को दिए जाएं। ईरानी ओहदेदार का कहना है कि उन्होंने ये मुतालबा अमेरिकी हुक्काम तक पहुंचा दिया है और वक्त आने पर यह दस्तावेजात तारीख का हिस्सा बनेंगी। मगरबी एशिया में जंग की आग मुसलसिल फैलती जा रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने है तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और यमन के हवसी बागियों के दरमियान कशीदगी तेजी से बढ़ रही है। इसी दौरान अमेरिका ने सऊदी अरब को तकरीबन 2 अरब डॉलर के हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। इस मुआहदे का मकसद सऊदी अरब के फिदाई दिफा को मजबूत बनाना है। बढ़ते हुए मिसाइल और ड्रोन खतरात से निपटने के लिए ये हथियार सऊदी अरब के लिए ज़रूरी है। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा कशीदगी की कड़ी एक ऐसी परवाज से जुड़ती है जो ईरान के सुप्रीम लीडर के जनाजे से वापस आ रही थी। हालिया दिनों में यमन की सरकारी फौज ने सना एयरपोर्ट पर हमला किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका मकसद इस तैयारे का रास्ता बदलना था जिसमें ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात से वापस आने वाले हवसी वफ्द सवार था। हवसियों ने इसके लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया। इसके कुछ ही वक्त बाद हवसी बागियों ने सऊदी अरब के जुनूबी शहर अबहा के हवाई अड्डे पर मिसाइल दाग दिया। इसी दौरान अमेरिका ने भी ईरान के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाइयां तेज कर दी और समंदरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज कर दी। ऐसे माहौल में अमेरिका ने सऊदी अरब को हथियारों की नई खेप फराहम करने का फैसला किया। इस मुआहदे में सबसे अहम हथियार एडवांस प्रिजन किल वेपन सिस्टम है। सऊदी अरब ऐसे 20,000 गाइड वेपन सिस्टम्स और इनसे मुतालिक वॉर हेड्स खरीदना चाहता है। अमेरिकी बहरिया के मुताबिक APKWS एक कम लागत वाला दुरुस्त हदफ को निशाना बनाने वाला हथियार है जो करीबी जंग में कम नुकसान के साथ अपने हदफ को निशाना बना सकता है। अमेरिका ने एक बार फिर मशरुक़ सतह से अपने कदम पीछे खींचने का एक बड़ा फैसला किया है। अफगानिस्तान में फौज को वापस बुलाने के तकरीबन 5 साल बाद अब वाशिंगटन ने इराक से भी अपनी फौज को मुकम्मल तौर पर वापस बुलाने की तारीख का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इराकी वज़ीर आज़म अली ज़ैदी ने मुश्तरका तौर पर ऐलान किया है कि 30 सितंबर 2026 तक अमेरिकी फौज इराक को मुकम्मल तौर पर खाली कर देगी। साल 2003 में सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उलटने के नाम पर शुरू हुआ ये फौजी ऑपरेशन अब 23 साल बाद खत्म होने जा रहा है। लेकिन इस फैसले ने आलमी सियासत में कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या अमेरिका के जाने के बाद इराक में एक बार फिर अदम इस्तेकाम का नया दौर शुरू होगा? क्या दाइश यानी ISIS और ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशियाई इस खला का फ़ायदा उठाएंगी? सदर ट्रंप ने वादे किया कि अब इराक में अमेरिकी फौजी की मौजूदगी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। ताहम अमेरिका इस मुल्क को मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ रहा है। ट्रंप इंतजामिया का नया फार्मूला बिल्कुल वाज़ेह है, फ़ोन बाहर कंपनियां अंदर। इराकी वज़ीर आज़म अली ज़ैदी ने भी तस्दीक की कि अमेरिका तेल और गैस कंपनियां मुल्क में अपना काम जारी रखेंगी और नए मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। ये स्ट्रैटेजिक तब्दीली जाहिर करती है कि अमेरिका बराह रास्त फौजी मिहाज पर अरबों डॉलर खर्च करने के बजाय खालिस्तन तिजारती मफादात पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। इराक के वसी तेल के ज़खायर और बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के जरिए अमेरिका वहां अपना असर और रुसूख बरकरार रखना चाहता है। फ्रांस इन्फो न्यूज़ पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की तकसीमकार ऑपरेटर एंडीज ने ऐलान किया है कि रात भर शदीद तूफान के कई इलाकों को मुतासिर करने के बाद फ्रांस भर में तकरीबन 13,000 घर बिजली से महरूम हो गए। मुल्क भर में बड़े पैमाने पर नुकसान का सबब बनने वाले तूफान में खास तौर पर आर्दिश के इलाके में कई सेंटीमीटर तक के ओलों ने घरों, गाड़ियों और अवामी इमारतों को नुकसान पहुंचाया। तकरीबन 1000 अफराद की आबादी वाले प्रदेश गांव में मुकामी हुकाम ने बताया कि झालाबाड़ी के तूफान से तकरीबन 95% घरों को नुकसान पहुंचा। चारशुमे की रात 2 घंटों के दौरान 2200 से ज्यादा बार आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात रिकॉर्ड किए गए, जिसके बाद आर्दिश तूफान के दौरान फ्रांस में आसमानी बिजली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला इलाका बन गया।
आसमानी बिजली गिरने की वजह से आग भी लगी जिसने तकरीबन 4 हेक्टेयर रकबे को जलाकर राख कर दिया। तूफान ने कई इलाकों में सैलाब और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में खलल का सबब भी बना। सारत में भी चारशंबे की रात तकरीबन 17,000 घर बिजली से महरूम हो गए थे। अलबत्ता कई घरों को बिजली दोबारा फराहम कर दी गई। आज जुमेरात तक तकरीबन 6,000 घरों को अभी तक बिजली फराहम नहीं की जा सकी। जोर्डन में तकरीबन 500 घरों को बिजली की बंदिश का सामना है। इलाके में तूफान की वजह से हो रहे नुकसान और जमीन की गैर मुस्तकिम सूरत-ए-हाल के बाद कई लाइनों पर रेलवे ट्रैफिक में भी खलल देखा जा रहा है। ईरान ने आज जुमेरात की सुबह बहरीन, कुवैत और उर्दन पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जबकि अमेरिका ने ईरान के अंदर मजीद गहराई तक फौजी कार्रवाई की और इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ बहरी नाकाबंदी सख्त कर दी। ये तनाज़ा अपने हरमुज़ के इर्द गिर्द एक और बड़े इजाफे की निशानदेही करता है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स और फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक ईरानी फौज ने कहा है कि इसने उर्दन में अमेरिकी फौजी तनसीबात को ड्रोन से निशाना बनाया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान की फौज ने ऐलान किया कि दुश्मन की जारियत के जवाब में उर्दन में अमेरिकी फौजी तनसीबात के मवासलाती निज़ाम और ईंधन ज़ख़ीरा करने की जगहों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने मज़ीद कहा कि पासदारान इन्क़लाब ने कुवैत में अल-सलाम एयरबेस पर अमेरिकी राडार सिस्टम और अमेरिकी फौजियों को इज्तिमा को हदफ बनाया। कुवैत ने कहा कि इसके फ़िदाई दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को रोक लिया, जबकि बहरीन में फ़िदाई हमले के सायरन बजे और अवाम को पनाह लेने के लिए हिदायत दी गई। ये हमले अमेरिका के ईरान भर में फौजी अहदाफ पर रात भर के फ़िदाई हमलों के बाद हुए, जिनमें तेहरान के इर्द गिर्द के इलाके भी शामिल थे। ईरानी वजारत सेहत के तर्जुमान हुसैन करमानपुर के मुताबिक हालिया अमेरिकी हमलों में 35 से ज़्यादा अफराद हलाक और 300 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिकी मिंट सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाले $1 के सिक्के तैयार करना शुरू करेगा। ये इक़दाम मुल्क की 250वीं सालगिरह की यादगार के तौर पर किया जा रहा है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सिक्के के डिज़ाइन में सामने की जानिब लिबर्टी और इन गार्ड बी ट्रस्ट 1776 से 2026 के अल्फाज दर्ज हैं, जबकि पिछली जानिब अक़ाब की तस्वीर शामिल है। ये डिज़ाइन अक्टूबर में जारी किए गए मसूदे की तरमीम शुदा शक्ल है। उस मसूदे के पिछले रुख पर ट्रंप को मुक्का बुलंद किए हुए दिखाया गया था, जिसके इर्द गिर्द फाइट 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 के अल्फाज दर्ज थे, जो 2024 में उन पर होने वाले कातिलाना हमले की तरफ इशारा था। सदर ट्रंप ने कहा कि वो इस सिक्के से बाइज्जत महसूस करते हैं। उन्होंने फॉक्स बिजनेस को इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने मुझे एक सिक्का दिया, जितना मैं समझता हूँ ये बहुत गैर मामूली है। नाक़िदीन ने इस डिज़ाइन की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाए। 1866 का अमेरिकी कानून ये शर्त आयद करता है कि किसी जिंदा शख्स की तस्वीर अमेरिकी करेंसी पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती, लेकिन यह कानून सिर्फ कागजी नोटों पर लागू होता है, जो ब्यूरो ऑफ एंग्रेविंग एंड प्रिंटिंग तैयार करता है। सिक्के US मिंट तैयार करता है। कांग्रेस ने 2020 में एक कानून मंजूर किया था, जिसके तहत ट्रेजरी सेक्रेटरी को 250वीं सालगिरह की याद में $1 के सिक्के तैयार करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन इस कानून में जिंदा अफराद की तस्वीर शामिल करने पर पाबंदी थी। फॉक्स न्यूज़ को आज दिए गए एक इंटरव्यू में बेसेंट ने कहा है कि जब अमेरिका की 150वीं सालगिरह मनाई गई थी तो उस वक्त के सदर कैलिन कॉलेज की तस्वीर एक सिक्के पर लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि लिहाजा हम जिंदा अफराद की तस्वीर सिक्कों पर लगा सकते हैं। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी ऐवान नुमाइंदगान के आधे से ज्यादा डेमोक्रेट्स ने इसराइल के लिए $3.3 बिलियन की अमेरिकी इमदाद खत्म करने के हक में वोट दिया। यह अब तक का सबसे बड़ा इशारा है कि गाजा की जंग, जिसमें हजारों फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं, इसके बाद इसराइल के लिए दोनों जमातें यानी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के चट्टान जैसी मजबूत हिमायत अब बिखर रही है। वोटिंग का नतीजा 104 के मुकाबले में 314 रहा, जो इस तरमीम को कौमी सलामती के एक वसी तर अखराजाती बिल का हिस्सा बनाने के लिए तो काफ़ी नहीं था, लेकिन ये इन बदलते हुए रवैयों का एक वाज़ेह सबूत है जो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की जंगी हिकमत अमली, जो अब अपने तीसरे साल में दाखिल हो रही है, इस पर डेमोक्रेटिक पार्टी और अमेरिकी कौम को तकसीम कर रही है। अमेरिकी वसत मुद्दती इंतखाबात जो कांग्रेस के कंट्रोल का फैसला करेंगे, इससे पहले इसे एक आजमाइश वोट के तौर पर देखा जा रहा था, जिस पर ऐवान की डेमोक्रेटिक क़यादत भी तकसीम नजर आई। 100 से ज़्यादा डेमोक्रेट्स ने बैरूनी फौजी इमदाद की रकम खत्म करने की तरमीम के हक में वोट दिया, जबकि तकरीबन इतने ही डेमोक्रेट्स ने इसके खिलाफ वोट दिया। ज़्यादातर रिपब्लिकन्स ने इसराइल की इमदाद बरकरार रखने के हक में वोट दिया। लेबनानी और इजरायली फौजी हुकाम जुम्मे को अमेरिकी सरपरस्ती में वर्चुअल मुलाकात करने वाले हैं, ताकि पायलट जोन्स यानी तजुर्बाती इलाकों की फहरिस्त को हतमी शक्ल दी जा सके। इन इलाकों से इजरायली इनखला के टाइम टेबल पर इत्तफाक किया जा सके और जुनूबी लेबनान में लेबनानी फौज की तैनाती को वसअत दी जा सके। ये टेक्निकी मुज़ाकरात रूम में लेबनानी इजरायली मुज़ाकरात के हालिया दौर के अख्तिताम के बाद हो रहे हैं, जहाँ हुकाम ने 26 जून के फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद के तरीक़ेकार पर तवज्जो मरकूज़ की थी। एक फौजी ज़राए ने अरब न्यूज़ को बताया कि मुजव्वदा पायलट जोन्स की निशानदेही करने वाली मीडिया रिपोर्ट्स गैर दुरुस्त थी, और उन्होंने मजीद कहा कि
جن علاقوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ اسرائیلی قبضے میں نہیں ہیں۔ پائلٹ زونز کا اصل مقصد یہ ہے کہ اسرائیلی فوج ان علاقوں سے پیچھے ہٹ جائے جن پر اس کا قبضہ ہے، تاکہ لبنانی فوج وہاں داخل ہو سکے، امن و امان برقرار رکھ سکے اور ہتھیاروں کو ریاستی کنٹرول میں لا سکے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں نئی اسرائیلی بستی کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ آبادکار علاقائی کونسل نے بتایا کہ اسرائیلی خاندان آج جمعرات کو مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نیبلس میں واقع ایک پہاڑ پر قائم کی گئی نئی بستی میں منتقل ہو گئے۔ سامریا علاقائی کونسل نے مغربی کنارے کے شمالی حصے کے لیے بائبل کا نام استعمال کرتے ہوئے کہا، آج صبح ایبال بانی گروپ کے خاندان اپنا سامان منتقل کر دیا۔ سامریا میں قائم کی گئی نئی ایبال بستی میں موبائل ہومز میں منتقل ہو رہے ہیں۔ مشرقی یروشلم کو نکال کر مغربی کنارے میں، جس پر اسرائیل نے 1967 سے قبضہ کر رکھا ہے، تقریباً 30 لاکھ فلسطینیوں کے درمیان 5 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی بستیاں رہتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے تحت تمام اسرائیلی بستیاں غیر قانونی ہیں۔ کونسل کی جانب سے شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں درجن بھر اسرائیلی آبادکاروں کو نئے ہاؤسنگ یونٹس کے لیے مخصوص موبائل ہومز میں سامان کے ڈبے اور فرنیچر لے جاتے دیکھا گیا۔ کویت کے جنرل اسٹاف نے آج جمعرات کو کہا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ان ڈرون حملوں کو فضا میں ہی روک دیا جنہیں انہوں نے مجرمانہ ایرانی جارحیت قرار دیا۔ فوج نے کہا ہے کہ دھماکوں کی جو بھی آوازیں سنی گئی وہ فضائی دفاعی نظام کی جانب سے آنے والے خطرات کو روکنے اور انہیں نشانہ بنانے کی وجہ سے تھی۔ حکام نے عوام پر زور دیا کہ وہ سرکاری سیکورٹی اور حفاظتی ہدایت پر عمل کریں۔ عبرانی اخبار ہارٹس کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی وزارت مواصلات کے وزراء مبینہ طور پر ایسے طریقے تلاش کر رہے ہیں جن سے بیرون ملک مقیم اسرائیلیوں کی تعداد کو محدود کیا جا سکے جو اکتوبر کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے ملک واپس آ سکتے ہیں۔ معاملے سے واقف ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اخبار نے رپورٹ کیا کہ حکام کو تشویش ہے کہ بیرون ملک مقیم دسوں ہزار اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے مخالف جماعتوں کو ووٹ دینے کے لیے واپس سفر کر سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وزارت کے اعلیٰ حکام نے غیر رسمی طریقوں پر بات چیت کر رہے ہیں تاکہ انتخابات سے قبل اسرائیل کے لیے چارٹرڈ پروازوں کو روکا جائے یا ان میں نمایاں کمی کی جائے۔ انتخابات سے چند روز قبل اسرائیلی ہوائی اڈوں پر لینڈنگ سلاٹس کو محدود کرنا زیر غور اختیار میں سے ایک تھا۔ ایک اور مبینہ آپشن بن گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پارکنگ کی جگہوں کو محدود کرنا تھا جہاں امریکی فوجی طیاروں کے ایندھن بھرنے کی سرگرمیوں کی وجہ سے پہلے ہی پارکنگ کی شدید قلت ہے۔ اکتوبر میں انتخابات کے اعلان کے بعد بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ وہ کمرشل ایئر لائنز یا گروپ چارٹرڈ فلائٹس کے ذریعے واپس اسرائیل پرواز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہارٹس نے رپورٹ کیا ہے کہ بیرون ملک مقیم اسرائیلیوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے وطن واپسی کی ترغیب دینے کے لیے فلائی اینڈ ووٹ جیسی کئی مہمات پہلے ہی سامنے آ چکی ہیں۔ فلائی اینڈ ووٹ ایک مہم ہے جسے AID اتحاد نے شروع کیا ہے جس کا مقصد بیرون ملک مقیم اسرائیلیوں کو آنے والے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔